बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक्स ऑफ सिंपल पेंडुलम है। हम लोग इसको अपने जो एफएससी का लेवल है उसके लिहाज से इसको बोर्ड के पेपर में कैसे लिखना है वो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको मैं इसी के कुछ एमसीक्यूज बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने बच्चों एमसीक्यूज करने हैं। और उसके बाद इसका आप लोगों ने लाजमी एक लेक्चर देखना है एमडी कैट के हवाले से, यानी एंट्री टेस्ट के हवाले से मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, तकरीबन 1 आवर एंड 37 मिनट्स का वो लेक्चर है। तो जब आप लोग वो लेक्चर सुन लेंगे ना बच्चों एक मरतबा, और ये तो बिल्कुल बेसिक्स बताने लगा हूं ना, मतलब कि सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों परफॉर्म करता है, सिंपल पेंडुलम होता क्या है, इसके टाइम पीरियड के फार्मूले की डेरिवेशन क्या है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन क्या है, वो मैं इधर बताने लगा हूं। जो आपने बोर्ड के पेपर में लिखना है वो मैं इधर बताने लगा हूं। और जो इसके एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ मैं इसमें भी बताऊंगा, और कुछ बच्चों आप लोगों को जो मैंने बताया 1 आवर एंड 37 मिनट्स का वो लेक्चर है वो आप लोग देख लें। सिंपल पेंडुलम का एमसीक्यू आपको एंट्री टेस्ट में इंशाल्लाह उससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वो भी लेक्चर है। तो लो जी बच्चों, सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम लिखते हैं। हमारे ब्यूटीफुल से टॉपिक का नाम है जी सिंपल पेंडुलम। क्या नाम है बच्चों? सिंपल पेंडुलम। इस सिंपल पेंडुलम को सिंपल ही क्यों बोलते हैं चर्सी? बच्चों पेंडुलम बहुत टाइप के होते हैं, हम लोग यहाँ पर कोनिकल पेंडुलम भी होता है, हम लोग यहाँ पर जस्ट एक सिंपल पेंडुलम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों सिंपल पेंडुलम क्या चीज होती है? बच्चों सिंपल पेंडुलम में एक लाइट स्ट्रिंग, ठीक है जी, लाइट स्ट्रिंग होगी जो कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी होगी, लचकदार होगी और इनएक्सटेंसिबल होगी। ऐसी चीजें 100% तो बच्चों एग्जिस्ट नहीं करती, हम लोग आइडियल की तरफ बस चलते हैं कि बच्चों एक लाइट स्ट्रिंग जिसकी लेंथ एल होगी, फ्लेक्सिबल होगी वो और इनएक्सटेंसिबल है बच्चों। एक ये ऐसी स्ट्रिंग है बच्चों, इसके साथ आप लोगों ने क्या अटैच कर देना है? स्मॉल बट हैवी बॉल या हैवी बॉब ऑफ मैस एम। बच्चों आप लोगों ने एक छोटी सी बॉल, ये छोटी सी एक बॉब होगी वो स्मॉल बट हैवी मैस की होगी थोड़ी सी, मतलब ये ना इतनी छोटी सी तो है मगर इतना उसका वेट इतना कम हो गया, पता लगे हवा चले तो वो खुद ब खुद ही मूव करना शुरू कर दे, इस तरह नहीं, मतलब स्मॉल बट हैवी बॉब ऑफ मैस एम। बच्चों जब आप लोग इस स्मॉल बट हैवी बॉब ऑफ मैस एम को एक लाइट स्ट्रिंग जिसकी लेंथ एल है, वो फ्लेक्सिबल है और इनएक्सटेंसिबल है, उसके साथ अटैच कर देते हैं बच्चों एक एंड से इस मैस को, ठीक है, आप लोगों ने स्ट्रिंग के एक एंड से अटैच कर देना है और स्ट्रिंग का दूसरा एंड किसी फिक्स्ड सपोर्ट के साथ अटैच कर दें ऐसे। ये देखें, ये मैं कहता हूं जी, ये सपोज करें जी ये छत है, इसके साथ आप लोगों ने ऐसे ये एक लाइट स्ट्रिंग जिसकी लेंथ एल है, इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, आपने इसके साथ अटैच कर दिया किसको? अ स्मॉल बट हैवी बॉब ऑफ मैस एम। ये इसको आप लोगों ने बच्चों ऐसे अटैच कर दिया इसके साथ, तो ये एक सिंपल पेंडुलम बन गया है। अब आप लोग इसको वाइब्रेट करवाएं, ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, तो ये बच्चों सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन होगी। तो आपके टेक्स्ट बुक में पहले सबसे ये लिखी हुई है, और आपने भी बच्चों पेपर के अंदर सबसे पहले क्या लिखनी है? इसकी डेफिनेशन की हेडिंग बनानी है और इसकी डेफिनेशन वहां पर लिख देनी है। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लें, ये सिंपल पेंडुलम, जल्दी जल्दी बच्चों इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। ठीक हो गया जी। अब बच्चों नेक्स्ट चीज, ये तो सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन होगी। अब डेफिनेशन के बाद आप लोगों ने आगे चलना है, थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाने, एक्सप्लेनेशन। जब बच्चों आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन के अंदर आप लोगों ने क्या कहानी लिखनी है? इसकी एक्सप्लेनेशन में कंसीडर अ मैस एम, कंसीडर अ मैस एम, वही वो स्मॉल बॉल बट हैवी, स्मॉल बट हैवी बॉब ऑफ मैस एम is attached at one end of the string of length L। बच्चों आप लोगों ने एक लाइट सा मैस एक उस स्ट्रिंग जिस स्ट्रिंग की लेंथ L है उसके साथ अटैच कर दिया है आप लोगों ने, ठीक है, ओके। When the mass is displaced, when
दिस mass is displaced from mean position। बच्चों जब इस मैस को आप लोगों ने मीन पोजीशन से क्या किया, मीन पोजीशन से आप लोग बच्चों इसको डिस्प्लेस कर गए, ठीक है जी, ये ऐसे इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया टू कहां तक बच्चों, इसको मैं एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेस करके ले गया, ठीक है। इस मैस m को मीन पोजीशन से कहां तक ले गए, एक्सट्रीम पोजीशन तक ले गए। एंड नाउ जब इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक ले गए, एंड नाउ द मैस m इज रिलीज्ड। तो बच्चों ये मैस m को जब क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा जब इस मैस m को यहां से रिलीज कर दिया, ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। तो बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स क्या काम करेगी, आपको पता है, जस्ट लाइक मैस स्प्रिंग सिस्टम, इसमें भी रीस्टोरिंग फोर्स, ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स इट विल मूव टुवर्ड्स। तो बच्चों ये किसकी तरफ मूव कर जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स मीन पोजीशन एंड विल नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन। तो बच्चों ये मीन पोजीशन पर स्टॉप नहीं करेगा, ड्यू टू इनर्शिया। किसकी वजह से, ड्यू टू इनर्शिया। बच्चों ये यहां पर स्टॉप नहीं करेगा, एंड फर्दर मूव्स टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। तो बच्चों ये किसी तरफ मूव कर जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर जाएगा, यानी ये इस तरफ मूव कर जाएगा। ये रुका नहीं बल्कि अपनी इनर्शिया की वजह से बच्चों ये इस इधर को मूव कर गया, एंड स्टार्ट्स ऑसिलेट्स, एंड फाइनली एंड स्टार्ट टू ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन। और बच्चों इस तरह फिर ये अपनी, ये देखें, ये इसकी मीन पोजीशन थी, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी, ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी। तो बच्चों इस तरह से ये फिर अपने मीन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने बच्चों ये चीज यहां तक लिखने के बाद हम लोगों ने ये प्रूफ करना है कि क्या ये सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। इस चीज को आज हम लोगों ने प्रूफ करना है। और आपको पता है कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इस चीज को हम लोगों ने प्रूफ करना है कि सिंपल पेंडुलम, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग बनाएंगे जी, सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों जो सिंपल पेंडुलम होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। इसका अब आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। अब इसके प्रूफ के लिए आप लोगों को देखें, इसका प्रूफ क्या होता है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब जरा ना मैं आपको जो बातें बताने लगा हूं इनको बड़े गौर से सुनना। जब आप लोगों को किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, फिर आप लोगों को टॉपिक को पढ़ने का मजा आता है। अब देखें मैंने आगे इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी है, जब आपको उसका मकसद ही ना पता हो तो यार फायदा ऐसी कैलकुलेशन का। गौर से सुनना बच्चों, देखें अब सिंपल पेंडुलम ने सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करनी है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जब परफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब मैंने ये शो करना है कि भाई सिंपल पेंडुलम का जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। मैंने अब ये चीज प्रूफ करनी है सिंपल पेंडुलम से। तो बच्चों याद करें मैस स्प्रिंग सिस्टम में भी जब इसको प्रूफ किया था तो हमने हुक्स लॉ को यूज किया था, उसमें रीस्टोरिंग फोर्स आई थी। क्या इसमें भी रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट की है ना, बिल्कुल एक्ट की है। रीस्टोरिंग फोर्स ही ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस गया था यहां से। तो इसका मतलब मैं एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालने से पहले मुझे रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए यार। तो इसका मतलब अब रीस्टोरिंग फोर्स यहां पर सिंपल पेंडुलम के केस में रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, बड़ी सोचनेबल बात है कि व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो बच्चों यहां पर तो वहां पर तो इलास्टिसिटी थी जी, स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। यहां पर क्या ऐसा चक्कर है, तो बच्चों यहां पर चक्कर समझने के लिए आप लोगों ने अब जरा गौर से बातें सुननी। सबसे पहले देखें, आप लोगों को पता है कि जब ये मैस अपनी मीन पोजीशन पर है तो इसका जो वेट होगा बच्चों वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा,
और आपको पता है जिस स्ट्रिंग के साथ इसको बांधा हुआ है उस स्ट्रिंग में जो रस्सी में जो टेंशन टी होगी वो तो उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब टेंशन टी ऊपर को है, वेट नीचे को है, ठीक है माना। अब इसी तरह बच्चों जब ये मैस इधर आ जाएगा, वेट तो इसका नीचे को है, टेंशन टी इधर को है, इसका मतलब यहां पर तो टेंशन टी और वेट एक दूसरे के इक्वल बट ऑपोजिट आ रहे थे, मगर इधर टेंशन टी इधर होनी है, वेट इधर होना है, ये एक दूसरे के इक्वल बट ऑपोजिट तो नहीं होने। इसका मतलब इधर मैं वेट के कंपोनेंट्स बनाऊंगा, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उन कंपोनेंट्स में से जो कंपोनेंट मीन पोजीशन की तरफ होगा वो फोर्स, वो वेट का वो कंपोनेंट होगा बच्चों, वो रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करेगा, जो उसको मीन की तरफ वापस लेके जा रहा होगा। इसका मतलब यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग वेट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में से देखेंगे कौन सी बनती है। जो सा वेट का कंपोनेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा वही रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा होगा। तो यहां पर सिंपल पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों इसका मतलब हम लोग क्या काम करेंगे जी, सबसे पहले आप लोगों ने बच्चों के काम कर रहे हैं टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। बच्चों आप लोगों ने अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो उसके पहले आप लोगों ने क्या स्टेप करना है बच्चों, एक्सेलरेशन मालूम करने से पहले फाइंड रीस्टोरिंग फोर्स, जो रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल पेंडुलम। बच्चों पेंडुलम की जो रीस्टोरिंग फोर्स है सबसे पहले आपने उसको कैलकुलेट करना है। अब जब आप लोग रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों उसमें आप लोगों ने सबसे क्या काम करना है बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स अब कैलकुलेट करनी है। तो रीस्टोरिंग फोर्स के चक्कर में आप लोगों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेट बनाने पड़ेंगे। आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेट ड्रॉ करने पड़ेंगे। क्या ख्याल है बच्चों, फिर ही आप लोग इसकी रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो अब इस मकसद के लिए आप लोगों ने क्या काम करना है, इसको नोट करना है मैंने, फिर इसको रेज करना है, फिर डायग्राम थोड़ी बड़ी सी करके तो बनानी है जल्दी जल्दी, शाबाश मिनट लगा के। अब रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करनी है तो हमें बच्चों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेट ड्रॉ करने पड़ेंगे। जल्दी जल्दी जरा ये देखें। अब वेट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। अब आप लोग डायग्राम बच्चों बनाएंगे, वेट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं आपने, ठीक है। इसी पोजीशन मतलब आप यही डायग्राम आप दोबारा से बेशक बना लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें यहां पर ये स्प्रिंग किसी पर्टिकुलर एंगल पर, ये एंगल वो एंगल है जो रस्सी अपने वर्टिकल से बना रही है, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है, ये सारे बच्चे कहते हैं ये मीन पोजीशन है। ये कौन सी है जी, एक्सट्रीम पोजीशन है। ये भी कौन सी है, एक्सट्रीम पोजीशन है। अच्छा ये डायग्राम बच्चों को जल्दी समझ नहीं आती, बड़े गौर से इंटरेस्टिंग चीजें इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। आप लोग मुझे बताओ यार, रस्सी में जो टेंशन टी होगी बच्चों वो तो आपको पता है अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये रस्सी में जो टेंशन टी है चरसी, ये तो ऊपर को है, ओके। अब वेट आपको पता है बच्चों, इस वक्त इसका जो वेट होगा वो तो डाउनवर्ड एक्ट करना है, ये नहीं। अब इसका वेट बच्चों जो कि mg है, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड बच्चों, ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसका वेट, ओके। और टेंशन T इधर है, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या काम करूंगा, मैं इस टेंशन T को इसके पैरेलल इधर ना ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, इसी को आगे बढ़ा देता हूं। आपको पता है अगर दो वेक्टर्स को डील कर रहे हो तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं। अच्छा इस T को मैं इधर को सपोज कर लिया ऐसे। अब बच्चों मैंने जिसके कंपोनेंट बनाने होते हैं, तरीका क्या होता है, जिस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने हैं दूसरी लाइन के ऊपर उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। यानी ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ बच्चों के, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक ये बनेगा ऐसे, इधर को बन जाएगा, एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और एक ऐसे बन जाएगा, ये कंपोनेंट बनेगा बच्चों इसका। और जो एंगल ये होता है ना, स्ट्रिंग ने अपने इस वर्टिकल से बनाया हुआ है, वही एंगल मैथमेटिक्स के मुताबिक बच्चों ये होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब ये थीटा के सामने देखें, अगर इसको थोड़ा सा ऐसे उल्टा के देखें तो ये परपेंडिकुलर ही बन रहे हैं, वैसे भी नजर आ रहा है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो बच्चों अब थीटा के सामने वाला ये जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा को मैं रिमूव कर रहा हूं, थीटा के सामने वाला ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, और जो ये वाला बच जाएगा ये होगा बच्चों mg cos ऑफ थीटा। ये अब आप लोग देखें, अगर ये mg sin थीटा है तो यार ऑब्वियस सी बात है यार, ये भी mg sin थीटा ही है ऐसे, यानी बेसिकली ये। तो आप लोग देखें mg sin थीटा, ये वो कंपोनेंट है जो बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके आ रहा है। तो देखें मैंने क्या बोला जी, ड्रॉ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेट। आप लोगों ने देखें
एक्सेलरेशन मालूम करना है तो सबसे पहले आपको रिस्टोरिंग फोर्स पता होनी चाहिए। अब रिस्टोरिंग फोर्स कैसे निकलेगी, वो वेट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से निकलेगी। तो बच्चों अब वेट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने, सबसे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेट, कंपोनेंट्स ऑफ वेट। ये डायग्राम बनाने के बाद ना बच्चों आप लोग नेक्स्ट हेडिंग बना सकते हैं कि वेट के कंपोनेंट सबसे पहले अब आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ द वेट में बच्चों आपने देखा, अब इसको आप लोग खुद अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, मैं आपको कांसेप्ट बता दूं। बच्चों इसका ए कंपोनेंट बन रहा है mg cos थीटा और ए कंपोनेंट इसका बन रहा है बच्चों mg sin थीटा। अब मुझे ये बताओ यार mg cos थीटा इधर है, t उधर है, क्या हो रहा है, ये t इस mg cos थीटा से तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं दिस mg cos थीटा कैंसल्ड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कैंसल्ड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। जबकि mg sin थीटा किसकी तरफ है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। बच्चों mg sin थीटा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है, जबकि जो mg cos थीटा ये टेंशन इन द स्ट्रिंग से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो बच्चों मुझे बताएं जब mg sin थीटा और ये mg cos थीटा आपके पास आ गए, इनमें से ये तो कैंसिल हो गया, तो पीछे कौन बच गया, mg sin थीटा बच गया और ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। सो वी कैन से दैट दिस mg sin थीटा एक्ट्स एज रीस्टोरिंग फोर्स। तो बच्चों इसका मतलब है ये रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगा। इसको अपनी जुबान में एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिख लेना कि एट एक्सट्रीम पोजीशन वेट हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वन इज mg cos थीटा एंड द सेकंड इज mg sin थीटा। The mg cos theta will cancel by the tension in the string and mg sin theta is directed towards the mean position. That is why we can say that mg sin theta acts as a restoring force. Okay? लो जी आपने बच्चों पहले तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेट निकाल दिए। अब उनमें से आपने देखा कि रिस्टोरिंग फोर्स कौन है। सो बच्चों सो रिस्टोरिंग फोर्स, ये बेशक ना भी लिखना, ये वैसे ही आपको मैंने बताया है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स अब कौन एक्ट करेगा। तो बच्चों इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हियर रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। मगर एक चीज पे गौर करना, ओ भाई आप लोग देखो ये सिंपल पेंडुलम ऐसे अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे इसने ऑसिलेट करना है ना अपनी मीन पोजीशन के गिर्द। मेरी एक बात बड़े गौर से सुनना आप लोग, ये आप लोग अगर इसको इधर को लेके आए थे अप्लाइड फोर्स इधर की, मगर रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट है। तो बच्चों ऑपोजिट नेचर की वजह से इसके साथ कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव का साइन। मस्त है, मस्त है यहां पे नेगेटिव का साइन। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इन द सिंपल पेंडुलम इज माइनस mg sin थीटा। अगर आपने ये लिखना है तो लिख दें, कोई मसले वाली बात नहीं। जैसे मैंने बताया सबसे पहले डेफिनेशन इसकी लिखें, उसके बाद छोटी सी एक डायग्राम बना के बता देंगे ये पेंडुलम होता है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में वही लिखें जो मैंने आपको बताया, उसके बाद सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस चीज के लिए आपको उसका एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालने के चक्कर में आपको रिस्टोरिंग फोर्स निकालनी पड़ेगी। रिस्टोरिंग फोर्स कैसे निकलेगी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेट से निकलेगी। तो वेट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखिए, उनमें से देख लिया कि रिस्टोरिंग फोर्स ही आ गई आपके पास। अब बच्चों इसके बाद देखें, आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि रिस्टोरिंग फोर्स में बच्चों ये F इज इक्वल टू ma होता है, तो ये ma इज इक्वल टू माइनस साथ में mg sin थीटा बच गया, तो ये m से कट गया, तो a इज इक्वल टू माइनस g ऑफ साइन थीटा आ गया। ये बच्चों ये आपके पास आया है a इज इक्वल टू माइनस g साइन थीटा। इसको करने पैक देखें, फोर्स से एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं आ गया, तो हम ये नीचे से ऊपर चले हैं, मतलब इस तरीके से। ठीक हो गया बच्चों, इसको जल्दी नोट करें, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया है। हरी जल्दी जल्दी नोट कर ले, शाबाश, मिनट लगा के जल्दी 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 करो, जल्दी करो इसको। लो जी बच्चों, अब मेरी बात सुने आगे। जैसे ही आप लोगों ने यहां से एक्सेलरेशन निकाला, a इज इक्वल टू माइनस जी साइन ऑफ थीटा। अब अगली चीज यहां पर आपने क्या करनी है, गौर से देखना। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, सिर्फ डायग्राम को मैं ड्रॉ कर ही रख रहा हूं, ताकि इससे मैंने और भी बड़ी चीजें बतानी है आपको। ठीक हो गया जी। लो जी, a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा आपके पास आ चुका है। अब अगला काम क्या करना है, यार मेरी बात सुनो। a इज इक्वल टू आया, आपने देखा, मैं ऊपर लिख रहा हूं माइनस जी साइन ऑफ थीटा, आपने जहां तक लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। यार एक चीज पे गौर करो, इस वक्त ना आपको पता है ये जो आर्क लेंथ बन रही है, इस आर्क लेंथ को किताब में बच्चों x बोला गया है। आर्क लेंथ को क्या बोला गया है, x बोला गया है।
अच्छा आप लोग, क्या मैं इधर ये कह सकता हूं कि ये थीटा बहुत स्मॉल होता है भाई? अगर थीटा बहुत लार्ज होगा, सपोज करो पेंडुलम यहां से मूव करके इधर आ गया भाई, मतलब आप उसको यहां से, ठीक है जी, यहां से अगर बड़े एंगल पर ले ना तो उसकी ऑसिलेशन सही तरीके से नहीं होगी, उसका वो रास्ते में मुड़ जाए, या उसकी ऑसिलेशन सही तरीके से परफॉर्म नहीं होती। छोटे एंगल के ऊपर इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर होती है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग बड़ा एंगल बना देंगे वो तो सर्कुलर मोशन बनती जाएगी। और मैंने आपको बताया होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करते हैं, जहां पर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो बच्चों इसलिए हम लोग लार्जर एंगल्स को यहां पर डील नहीं करते, स्मॉलर एंगल्स के ऊपर सिंपल पेंडुलम की मोशन बस सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर होती है। इसका मतलब ये हुआ, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि बच्चों ये थीटा बहुत स्मॉल कंसीडर होता है, और स्मॉल थीटा के ऊपर बच्चों साइन थीटा जो होता है वो नियरली इक्वल टू थीटा होता है। सो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। आप लोग बच्चों वैल्यूज पुट करके देख लें, जो थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे वही साइन उसका यूज करेंगे तो वही उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर उसने ये किया भी हुआ है। तो जस्ट आप लोग इसको रिमेंबर रखें, ये मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग पढ़ते होते हैं कि स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा होता है। तो बच्चों मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू माइनस जी, और साथ में साइन थीटा की जगह पर अब आ गया थीटा। अब अगली चीज है यहां पर देखो यार, आप लोगों ने पढ़ा हुआ ये थीटा, ठीक है, माना एंगल है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस ऑफ द सर्कल। हो है आर्क लेंथ ओवर रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहां पर आर्क देखें, अगर आप लोग गौर करें ना, यहां पर ये ऐसे बन रही है कुछ, ये सेंटर है जिसके गिर्द ये पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। अगर इसको माना के 2 मिनट में इसको सर्कुलर मोशन कंसीडर कर लेता हूं, सर्कल कंसीडर कर लेता हूं, तो बच्चों ये जो चीज होगी सर्कल का सेंटर नहीं कंसीडर होगी बिल्कुल, और सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस के बराबर होता है। इसका मतलब यहां पर जो रेडियस है बच्चों वो किसके बराबर होगा? ये जो रेडियस हो गई सर्कल की, ये इस पूरी इसकी लेंथ के बराबर होगा, तो ये रेडियस लेंथ ऑफ द पेंडुलम के तौर पर कंसीडर होगा। और आर्क बच्चों ये देखें, ये जो आर्क बनी है इसकी जो टोटल लेंथ आपकी किताब में लिखी है वो कितनी है? x। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू x ओवर l लिख सकता हूं, ये देखें, यानी ये चीज आप लोग आर्क लेंथ है, इसको सपोज कर ले x इसकी लेंथ, ये टोटल डिस्टेंस ये वाला जो है बच्चों ये l है। अच्छा ये टेंशन बस शो की थी, ये ना पता लगे सर ने तो इसको पहले टी बोला था भाई, टी टेंशन को शो कर रहा था चेल्सी लोगों, इसलिए टोटल लेंथ है वो l है, सिंपल पेंडुलम की लेंथ ये। तो बच्चों ये देखिए यहां से थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस, तो ये रेडियस की जगह पर l आ गया। ये चीज एक काम की थी यहां पर जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज ही करती रहती है, तो मैं उम्मीद है कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओ भाई s इज इक्वल टू r थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू s ओवर r, s बोले तो आर्क लेंथ यहां पर x के तौर पर कंसीडर हो रही है, और जो लेंथ है वो इस सर्कल का रेडियस कंसीडर होगी, तो रेडियस यहां पर l के तौर पर आ रहा है। इस थीटा को ऊपर पुट कर दें तो a इज इक्वल टू माइनस जी x ओवर l। अब आप लोग देखें बच्चों g भी कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। अब g भी कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, ये एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट तक बच्चों तो ये कांस्टेंट है, मतलब पर्टिकुलर हाइट g की वैल्यू यूजुअली कांस्टेंट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बच्चों मैं यहां पर कह सकता हूं a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x आ गया ये। हेंस सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स, हेंस सिंपल पेंडुलम, तो बच्चों यहां से रिजल्ट निकला सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां से आपको पता चल गया बच्चों कि सिंपल पेंडुलम जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो बच्चों ये आपके पास यहां से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो चीज है वो आप लोगों ने लिखनी है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो बच्चों मेरी बात सुने, कोई परेशानी वाली बात नहीं। टू फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर आप लोगों ने बच्चों इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिस तरह हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम की कैलकुलेट की थी, इसी तरह आप लोग इसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, ये देखें, इसको कैलकुलेट करना है, बल्कि पहले आप लोग ये इक्वेशन यूज कर लें। एज आप लोगों ने देखा a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स, ठीक हो गया, a इज इक्वल टू माइनस जी डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स। और बच्चों a का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको मैं बच्चों नाम दे देता हूं a का
और इसको मैं बच्चों नाम दे देता हूं बी का। a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स, और बच्चों a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इसको नोट कर लिया, जल्दी देखने में इसको रेज करने लगा हूं। हरी अब जल्दी देखने में लगा के इसको बच्चों रेज करता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सोचना तुम लोग, मुझे कमेंट में बताना कि मैंने 7 तक ही क्यों काउंटिंग की है। ठीक हो गया? ले जी, ये देखें बच्चों, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया। यहां से आप लोग जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे फ्रॉम a एंड b, बच्चों इन दोनों को कंपेयर करें तो देखें मैं ये कह सकता हूं, या इसको कंपेयर करेंगे तो a से कंपेयर हो गया माइनस माइनस से x से ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया l ओवर g के। दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले रहे हैं, इधर लिख दे रहे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट l ओवर g आ गया। ये स्टेप यहां से कैसे आया? टेकिंग स्क्वायर रूट। हमने क्या काम किया बच्चों? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों अब ये ओमेगा आ गया। अब आपको पता है ओमेगा तो 2 पाई f होता है, ये अंडर रूट l ओवर g अपनी जगह पर, तो f किसके बराबर आ जाएगा? f बराबर आ जाएगा 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। लो जी, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। सिमिलरली अब आपको पता है जब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो टाइम पीरियड बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट g ओवर l। लो जी बच्चों, ये आपके पास ओवरऑल आंसर आ गया है। सॉरी, ये मैं उल्ट कर दिया, a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। चर्सी लोगों को बताया क्यों नहीं? तो ये g ओवर एल यहां पर ही आएगा ना, ये g ओवर एल है, ये भी g ओवर एल है। मैं भी कहूं क्या पंगा पड़ गया, ये भी g ओवर एल है और ये भी g ओवर एल है। फ्रीक्वेंसी में g ओवर एल होगा तो टाइम पीरियड में 2 पाई अंडर रूट l ओवर g आएगा। ये अब आया सुकून। तो बच्चों ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम आपके पास आ चुकी है। यहां तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकालना है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ये आया g ओवर l, उसी से आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली और उसी के बाद आपने उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो बच्चों आपके पास क्या आ गया? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आ गया। तो ये था बच्चों आपका बेसिक सा जो क्या नाम है पार्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो अब अगर आप लोगों को पेपर में लॉन्ग में आ गया तो बच्चों वो तो आप लोगों ने यहां पर ऐसे ही लिख देना है, इसको जल्दी जल्दी नोट कर दें। अब एक चीज बच्चों आप लोगों ने यहां पर लाजमी एंड पर लिखनी है, जो लाजमी ग्रीन ब्लॉक में भी आपकी बुक में लिखी हुई है कि टाइम पीरियड, दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ mass of the ball and amplitude of vibration। बच्चों mass of the ball और amplitude of vibration के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। ये टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? साफ नजर आ रहा है कि ये टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली on length of the pendulum and gravitational acceleration। बच्चों ये पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ द पेंडुलम और जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां तक ये लिखने के बाद ये 2 पॉइंट्स एंड पर आपने लिख देने, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों पूरा हो जाएगा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन अब मेरी तरफ से फाइनली कंप्लीट हो गया है। बोर्ड के पेपर में आप लोग यहां तक लिखेंगे। अब इससे ना बच्चों कुछ डिफरेंट एमसीक्यूज आते हैं। अगर तो एंट्री टेस्ट के हवाले से आपने देखने तो मैंने आपको बताया 1 घंटा 37 मिनट का लेक्चर है, जाके वो देख लो। हाँ, अगर थोड़े से एफएससी के हवाले से देखने तो उसके लिए मैं अभी भी हाजिर हूं। हाजिर तो मैं उसके लिए भी हूं, मगर वो एक अलग से लेक्चर जो है, इसलिए उसको आप लोग लाजमी देख लें। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब ये सेट हो जाएगी। लो देखो, आप लोग देखें पेपर में सवाल कैसे आ जाएगा जी। इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डबल्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड। चले अब मुझे बताएं बच्चों, अगर लेंथ को डबल किया, इफ लेंथ इज डबल्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। ठीक है जी, तो बच्चों टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दें। यार मेरी बात सुनो, ये देखो
टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, मैंने टी प्राइम इसे लिख दी क्योंकि मैंने लेंथ को डबल करना है, 2l/g आ गया, t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट l/g, जनरल ये है। अगर लेंथ को चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड भी तो चेंज होगा, उसको मैंने प्राइम लगा दिया यार। अच्छा, अब ये 2 एक्स्ट्रा है क्योंकि 2 पाई l/g तो मिलकर टाइम पीरियड बन जाएगा, ये अंडर रूट 2 को बाहर निकाल दें, अंडर रूट 2 को साइड पर निकाल दें, बाकी 2 पाई अंडर रूट l/g अपनी जगह पर रहने दें। आप लोग मैट्रिक में भी पढ़ के आए हुए हैं। अब इतनी सी जो चीज है बच्चों, ये तो ओरिजिनल टाइम पीरियड नहीं है, तो इसके ऊपर भी टी प्राइम लगाना है क्योंकि टाइम पीरियड चेंज हो गया हमें। तो ये देखें, अब इसका मतलब जो नया टाइम पीरियड आया वो अंडर रूट 2 टाइम्स ओल्ड टाइम पीरियड आ गया। इसका मतलब टाइम पीरियड अंडर रूट 2 टाइम्स यानी 1.414 टाइम्स बढ़ जाएगा पहले से। अच्छा, इसी तरह मैं कहता हूं जी अगर टाइम पीरियड को 4 गुना बढ़ा दूं तो अंडर रूट में 4 आएगा, तो अंडर रूट 4 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, तो अंडर रूट 4 2 हो गया, इसका मतलब टाइम पीरियड पहले से 2 गुना बढ़ जाएगा। तो आप लोग बजाय ये कि बार बार यहां पे पुट करें, शॉर्टकट इसका बच्चों एमसीक्यूज के लिए क्या है, इसका एमसीक्यूज के लिए शॉर्टकट बस आप लोग इतना सा जहन में रख लें कि टी प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट एन टाइम्स ओल्ड टाइम पीरियड। अब कहानी होगी, अब देखो वो यार अगर लेंथ को डबल करेंगे तो एन की जगह पर जितना बढ़ाया है ना उतना यहां पे पुट कर दो, डबल किया तो अंडर रूट 2 टाइम्स नया टाइम पीरियड आ जाएगा, 3 किया तो अंडर रूट 3 टाइम्स नया टाइम पीरियड आ जाएगा, 4 टाइम्स किया तो अंडर रूट 4 2 हो गया, तो बच्चों टाइम पीरियड 2 टाइम्स बढ़ गया। तो ये आप लोग एक शॉर्टकट याद रखें। मैं कहता हूं जी अगर लेंथ को हाफ कर दिया मैंने तो बच्चों एन की जगह पर 1/2 पुट कर दे तो टाइम पीरियड बन जाएगा, नया टाइम पीरियड आएगा ओल्ड टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि n बस 1 से बड़ा ही होगा भाई, 1/2 1/3 1/4 भी कर सकते हैं आप लोग। तो जो भी मतलब आपने लेंथ को हाफ किया, डबल किया, व्हाटएवर, तो बच्चों जस्ट आप लोग यहां पे वो वैल्यू पुट करें, आपके पास नया टाइम पीरियड आ जाएगा। एक ये बात होगी। फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी। तो देखिए अगर टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, अगर लेंथ को डबल किया सपोज करें तो टाइम पीरियड अंडर रूट 2 टाइम पड़े तो फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 2 टाइम्स कम भी होगी, ये भी याद रखनी है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है आपको एफएससी के हवाले से। दूसरा आपको पता है एट सेंटर ऑफ अर्थ जी 0 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एट सेंटर ऑफ अर्थ बच्चों जी कितना होता है, 0 होता है। जमीन के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। एट सेंटर ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी इज 0। सवाल आता है जी व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट सेंटर ऑफ अर्थ। तो बच्चों याद रखिएगा, ये भी एक छोटा सा एमसीक्यू आ जाता है कि एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ बच्चों याद रखिएगा जी इज 0। तो बच्चों मुझे बताएं जब जी 0 होगा, जब जी 0 होगा तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g की जगह पर 0। आपको पता है समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। तो बच्चों समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी है, तो टाइम पीरियड विल बिकम इनफाइनाइट। तो याद रखिएगा बच्चों एट द सेंटर ऑफ अर्थ टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विल बिकम इनफाइनाइट। व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? तो बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1 ओवर इंफिनिटी इज कंसीडर्ड एज 0। तो बच्चों याद रखिएगा एट द सेंटर ऑफ अर्थ सिंपल पेंडुलम विल नॉट स्टॉप, विल नॉट ऑसिलेट। बच्चों सेंटर ऑफ अर्थ पर सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा, उसकी ऑसिलेशंस स्टॉप हो जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। इसके अलावा बच्चों सपोज करें आप लोग कहते हैं जी एक सिंपल पेंडुलम को, आप लोग पेंडुलम को बच्चों पेंडुलम को लाहौर से कहां पर ले गए, मरी ले गए हो। लो जी मरी तो देखा होगा सबने। बच्चों अगर सिंपल पेंडुलम को लाहौर से मरी ले जाएं तो बताएं उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। यार आपको पता है जो मरी है वो थोड़ा सा हाइट पर है, ठीक है, तो आपको पता है हाइट पर जाने से जी क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। तो t इज t, तो बच्चों t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर जी होता है ये। अब मुझे ये बताओ यार t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर जी है, मैंने आपको बताया जैसे लाहौर से मरी जाते हैं तो जी की वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। देखें बच्चों आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में जो आल्टीट्यूड के लिहाज से चेंज आता है वो होता है जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप लोग देखें जैसे जमीन से ऊपर जाते जाते हैं तो ये ओवरऑल फैक्टर बढ़ता जाता है, तो जी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो बच्चों मेरी बात सुनो, इसका मतलब आप लोग लाहौर से मरी जाएंगे तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि आप लोग हाइट पर जा रहे हैं, तो हाइट पर जाते जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। अब जी की वैल्यू जैसे ही कम होती जाएगी टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा।
जी कम हो रहे हैं तो टाइम पीरियड क्या होता जाएगा बच्चों, इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो जी है वो कम होने से टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब मरी में टाइम पीरियड क्या होगा, पेंडुलम का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लोअर, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी बच्चों इसका रेसिप्रोकल होगी, फ्रीक्वेंसी वहां पर कम होगी, टाइम पीरियड वहां पर ज्यादा होगा। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। उसके बाद लास्ट पर बच्चों ये एक भी और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड पेंडुलम। ये भी अक्सर बात बच्चों को पूछा जा सकता है। बच्चों याद रखिएगा, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड होता है, तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है जो कि 0.5 हर्ट्ज हो जाएगी। और बच्चों ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज होती है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं यार मुझे बताओ सेकंड पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। अब सोच में नहीं पड़ना चर्सी लोगों, आप लोगों को पता है कि अगर आपको टाइम पीरियड गिवन हो तो लेंथ कैसे निकालते हैं। देखें t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। ओके, तो यहां से t स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर l ओवर g है ना, दोनों साइड पर स्क्वायर ले लें, तो l बराबर आ जाएगा gt स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। ये आ गया, तो यहां पर पुट कर दो। अब t की जगह पर 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4 से कैंसिल हो जाएगा, l इज इक्वल टू g ओवर पाई स्क्वायर बचेगा। g की वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू पुट करो, तो 0.993 मीटर के करीब आंसर आता है, जिसको हम लोग 99.3 या 2 सेंटीमीटर भी लिख लेते होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है पॉइंट में। तो बच्चों सेकंड पेंडुलम की लेंथ बच्चों कितनी होती है, 99.3 सेंटीमीटर। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0.5 हर्ट्ज। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड। तो ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसको सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड होगा तो वो जैसे फर्स्ट पेंडुलम कहलाएगा है 3 सेकंड वाला थर्ड पेंडुलम, वो ऐसा नहीं, खुदा का खौफ खा लेना, ये जस्ट सेकंड पेंडुलम का ही केस बना हुआ है। तो बच्चों सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड आप लोग अर्थ पर देख रहे हैं या मून पर, आपसे मैं पूछ लूं जी व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन मून। तो बच्चों मून पर सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। तो बच्चों सेकंड पेंडुलम जब मैंने बोलते हैं तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड मून पर भी 2 सेकंड ही होगा, मगर इसी क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है। इफ अ सेकंड पेंडुलम इज शिफ्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून, नाउ व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। अब देखिए, अब आप उसको अर्थ से मून पर लेंगे, अब टाइम पीरियड में चेंज आएगा। मगर अगर मैं कहता हूं जी अकेला सेकंड पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन द मून, तो वो आपने ऑप्शन कौन सी चूज करनी, 2 सेकंड वाली ही चूज करनी है। तो ये बच्चों कुछ छोटी छोटी बातें थी जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए सिंपल पेंडुलम के हवाले से, ठीक हो गया। बाकी हाँ, उसके अगर उसको मैं शिफ्ट कर देता हूं अर्थ से मून पर, वैल्यू ऑफ जी पोल्स पर क्या होती है, इक्वेटर्स पर क्या होती है, पेंडुलम को पोल से इक्वेटर्स पर ले जाएं, इक्वेटर से पोल्स पर ले आए, ठीक है, अर्थ की स्पिनिंग को रोक दें, या सिंपल पेंडुलम किसी एलिवेटर में लगा हो तो ऊपर एलिवेटर जा रही है नीचे आ रही है, उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। सिंपल पेंडुलम के साथ लगी हुई बॉब जो है बच्चों, अगर इसको मरकरी से फिल कर दिया है और मरकरी ड्रेन आउट होती जा रही है और सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट करता जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। एक ट्रेन के अंदर सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ये सारी चीजें मैंने वो एंट्री टेस्ट वाले लेक्चर के अंदर बताई हुई हैं डिटेल में, एक एक चीज को मैंने विद एक्सप्लेनेशन उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग वहां पर जाके उसे एमसीक्यूज वगैरह को कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैंने एंड पर बोली इनके आंसर्स आपको वहां पर मिलेंगे। या मैंने आपको भी एफएससी के हवाले से बस ये बातें बताई हैं जो थोड़ी बहुत बोर्ड के पेपर में आप लोगों को आ सकती है। हाँ चलो, एक और मेरे दिमाग में आ गई, दिमाग में तो बहुत सारी चीजें आती जानी है, ठीक है। ये देखें बच्चों, एक क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए जी सिंपल पेंडुलम में मीन टेंशन इन द स्प्रिंग, देखिए ये स्प्रिंग में टेंशन है ना, टेंशन कहां पर ज्यादा कहां पर कम है, आपको पता है। एट मीन पोजीशन, थोड़ा सा गौर करें, एट मीन पोजीशन और उसके बाद एट एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों पोजीशंस पर देखते हैं बच्चों, जरा गौर से देखिएगा। एट मीन पोजीशन ये वेट होगा mg, टेंशन इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू वेट, जो कि किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। मगर एक्सट्रीम पोजीशन पर कुछ ऐसा नहीं है, एक्सट्रीम पोजीशन पर जो टेंशन इन द स्प्रिंग है वो mg cos ऑफ थीटा है। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब मैं कह सकता हूं स्प्रिंग में टेंशन T बेसिकली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, ये cos थीटा के ऊपर। अब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और वो कब आती है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। थीटा 0 डिग्री से मतलब सिंपल पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पर है, तो याद रखिएगा मीन पोजीशन पर टेंशन इन द स्प्रिंग मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर टेंशन इन द स्प्रिंग मिनिमम होती है। क्योंकि देखो ना, मुझे बताओ, ये टेंशन वेट के T इज इक्वल टू mg है मीन पोजीशन पर,
इससे ये कब आएगा? जब ये थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि देखो थीटा जब 0 डिग्री होगा तो ये होता ही मीन पोजीशन के ऊपर है। तो जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो बच्चों आपका टी एम जी के बराबर आ जाएगा, और ये चीज ओकर होगी मीन पोजीशन पर। इसका मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी कहां पर? मीन पोजीशन पर। तो टी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड द टेंशन इन द स्प्रिंग इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट 2 एमसीक्यूज। तो बच्चों ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से जहन में रखना है। एक बार दोबारा सुन लें, टी वेट के बराबर है, यहां पर टी एम जी कोस थीटा के बराबर है। मजे की बात देखें तो देखिए थीटा जब 0 होगा तो कोस 0 1 होगा, टेंशन मैक्सिमम होगी। अच्छा थीटा बढ़ाते जाओ। ओ भाई आपको पता है कोस थीटा में थीटा को बढ़ाने से, देखें थीटा को बढ़ाते जाए ना तो कोस थीटा चरसी कम होता जाता है। कैसे? देखो थीटा 0 है तो कोस 0 1 है, थीटा 90 है तो कोस 90 0। इसका मतलब थीटा के बढ़ाने से कोस थीटा की वैल्यू कम हो रही होती है। इसका मतलब जब कोस थीटा नहीं था उस वक्त मैक्सिमम थी टेंशन, मगर जब कोस थीटा आ गया तो पहले से क्या हो जाएगी? ये कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। ये 2 बातें थी बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को अगर नहीं किया अभी तक, और लाजमी दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।